नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास वह अब भी वही है का 14वां भाग। तुम्हारे नहीं कहते ही मैं गुस्से में बोला, चल हट, तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरे साथ मैं भी पड़ा रहूँगा। हम दोनों ज़िंदगी में जो कर सकते थे वह कर चुके। अब जो ज़िंदगी बची है उसमें ऐसे ही अपना नाम अस्तित्व खोने। जब तक शरीर चले तब तक गुलामी करने, और जब ना चले तब एड़िया घिस घिस कर मरना है, समझी? इसलिए अब से यह सब कहना सुनना बंद कर, लंतरानी बातें बिल्कुल बंद कर। गुलामी जितनी कर सकते हैं वही करें बस। अब चल उठ, तेरे कमरे का सामान यहाँ ले आया, नहीं तो कमीनी बहनें निकाल देंगी। यह कहते हुए मैं खड़ा हो गया, लेकिन तुमने फिर हाथ पकड़कर बैठा लिया और बोली, सुनो, इतनी जल्दी गुस्सा ना हुआ करो, पहले ठंडे दिमाग से बात को समझो। तुम मर्द हो, थाने पर तुम्हें वो खतरा नहीं है जो खतरा औरत के नाते मुझको है। हालांकि मेरी इज्जत तो यहाँ भी नहीं बची, औरतों ने ही औरत को लुटवाया, मगर यहाँ मलाल इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं खुद भी उसी रास्ते पर चलकर अपना कुछ भला कर लेना चाहती थी। लेकिन थाने पर पहले पुलिस वाले जी भर कर लूटेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। तब तक थाने पर ये कमीनी बहनें गड्डी नोट तौल देंगी, सब कुछ इनके मनमाफिक हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे डर है कि तब मैं तुमको भी खो बैठूंगी। अब तू ही बता, मैं गलत हूँ कि सही हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो तू जैसा कहेगा मैं सब कुछ आँख मूंद कर वैसा ही करूँगी। तू कहता है थाने चल, तो ठीक है चल, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। समीना, तुम्हारी बात मुझे सही लगी। थाने में उस महिला का हाल देख ही चुका था। अचानक ही उसकी याद आ गई। सोचा पता नहीं बेचारी जिंदा भी बची थी या नहीं। खुद पर पड़ी मार भी भूला नहीं था। दिमाग में यह सारी बातें आते ही मैं कुछ बोल नहीं पाया। बात को बदलने के लिए कहा, चल अच्छा सामान ले आए, जैसा कह रही है वैसा ही कर। तो तुमने कहा सामान सवेरे ले आएंगे, बहुत रात हो गई है, चल अब सोते हैं। अगले दिन सवेरे जब मैं 5 बजे सोकर उठा तो देखा तुम पहले ही अपना सारा सामान ला चुकी थी। मैंने तुमसे कहा, अरे ये क्या बात हुई? मैंने तो कहा ही था कि साथ ले आएंगे, काहे को अकेले परेशान हुई? कब उठी बताया भी नहीं। तो तुमने कहा सामान है ही कितना जो बेवजह तेरी नींद हराम करती, खराब करती। 4 बजे मेरी नींद खुली तो सोचा काम धाम में लगने से पहले सामान ही उठा लो, नहीं तो फिर दिन भर फुर्सत नहीं मिलेगी। एक बार तुझे जगाने की सोची, लेकिन बेखबर सोता देखकर सोचा जाने दो, अकेले ही ले आती हूँ। थोड़ी देर पहले ही लाकर बैठी हूँ, सोचा इन बहनों का मुंह देखने से पहले थोड़ा आराम कर लूं। मैंने कहा ठीक है, करती तो तू अपने ही मन की है, चल कर अपने मन की। इस दिन के बाद फिर कभी हम दोनों के बीच कोई कारोबार करने, रमानी हाउस को छोड़ने आदि को लेकर कोई बात नहीं हुई। असल में हम दोनों बरसों से समय की चोट खा खा कर टूट चुके थे, इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले असफलता, मुश्किलों को लेकर भीतर समाये डर को खत्म नहीं कर पाते थे और इस डर से बच निकलने का कारण ढूंढ लेते थे। इसी सोच के चलते अब हम दोनों ही रमानी बहनों की और भी ज़्यादा सेवा करने लगे थे। उनको कुछ बताए बिना ट्रक भी भेज दिया। उससे जो रकम मिली वह उन लोगों को दे दी जिनसे माल ले लिए थे, और रमानी फैक्ट्री में दे दिया था, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं मिला तो कर्जा हो गया था। इसके बाद भी कुछ बकाया रह गया था। लेनदारों का जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो फिर रमानी बहनों के हाथ जोड़े, कहा पगार से काटती रहना, तब उन्होंने काम भर का पैसा दिया। ऐसा हम दोनों ने इसलिए किया क्योंकि हम जानते थे कि अगर यह कहेंगे कि हमारे माल का भुगतान कर दें तो निश्चित ही एक पैसा नहीं देंगे। हम दोनों ने कलेजे पर पत्थर रखकर संतोष कर लिया कि हमारे तब तक के जीवन की सारी कमाई डूब गई, कहीं गिर गई।
हालांकि तुम उस बात को लेकर बहुत दिनों तक रोई थी, तब मैंने तुम्हें समझाया था। मैं तुम्हें बहुत समझाता था, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत कष्ट होता था। मैं अपनी पगार से हर बार तुम्हें आधा पैसा देने लगा। आगे कुछ महीने बाद ही एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया गया। उसी में दोनों आधी से ज़्यादा पगार जमा करने लगे। मैं कहता सैमी, असल में रमानी बहनों द्वारा हमें बासु सैमी ही कहने के कारण हमें भी इन्हीं नामों की आदत पड़ गई थी। हम आपस में भी इन्हीं नामों से एक दूसरे को बुलाते थे। जैसे जैसे पैसा जमा होने लगा, मेरे दिमाग में योजनाएं फिर कुलबुलाने लगी। जब पैसा जमा कर मैं कहता, सैमी सुन, जब ज़्यादा पैसा जमा हो जाएगा तो अब की रमानी बहनों को बिना बताए ही कुछ धंधा करूँगा। मैं उस भले मानुस होटल वाले का जिक्र करते हुए कहता कि उन्हीं से होटल के धंधे के बारे में पता कर वहीं करूँगा। जो वो करता है वही धंधा अपना लूँगा। यह सुनते ही तुम कहती, छोड़ ना, अब कुछ काम धंधा करने की बात मत किया कर, ना किया कर ऐसा। मैं बात दोहराता तो तुम बिदकती भी कहती, तेरा दिमाग फिरा का फिरा रहेगा। अरे ये पैसे वाले सब साले एक जैसे होते हैं, वो भी बड़ा कारोबारी है। तू इतना नहीं समझता कि जब तू उसी के जैसा धंधा करने को कहेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये तो मेरी ही दुकान बंद कराने आ गया है, दुश्मन कहीं का। फिर जैसे इन बहनों ने फंसा करना चाहा ना, वह भी ऐसे ही कहीं फंसा देगा। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं उसकी दुकान के पास अपनी दुकान थोड़ी ना खोलूँगा, इतना तो समझता ही हूँ। उसे ही पहले ही उसे बता दूंगा कि मैं अपना धंधा किसी दूसरे इलाके में खोलूँगा। मैं तुमसे जब जोर देकर कहता कि उसने चलते समय कहा था कि जब कहीं बात ना बने तो निसंकोच चले आना, इस पर तुम मुंह सिकोड़ कर कहती, पता नहीं करेगा या फंसा देगा कहीं। इतना कहकर तुम रह जाती। यह बात तुम बहुत ही बुदबुदाती हुई कहती थी। मगर अपना धंधा फिर शुरू करने का मुझ पर जुनून सवार हो चुका था। इसके चलते मैं कहने भर को ही कुछ पैसा खर्च करता, बाकी सब जमा कर देता। कपड़े तक न खरीदता। रमानी बहनें जो ड्रेस देती उन्हीं से काम चलाता। तुम तो रमानी बहनों से पहले की ही तरह और कपड़े फिर झटकने लगी थी। फिर भी मैं तुम्हारे मन का कुछ भी लेने में संकोच नहीं करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण तुम अपनी इच्छाओं को मारो। इस बीच देखते देखते मैं रमानी बहनों का शैडो ड्राइवर, रमानी हाउस संभालने वाला आदि सब कुछ बन गया। तुमको भी संभालने वाला, क्योंकि तब तक तुम बड़ी तेजी से हर काम के लिए मुझ पर ही निर्भर होती चली जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच हम दोनों इस बात से अनजान थे कि रमानी बहनें कई नए गुल खिलाने की तैयारी में लगी हैं। उनकी नई फैक्ट्री से बाकी फैक्ट्रियां भी धुआंधार चल निकली थी। भाई ने भी अमेरिका से आना जाना शुरू कर दिया था। उसी के जरिए माल एक्सपोर्ट भी होने लगा था। इसी के साथ हम दोनों के काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। काम के हिसाब से तो नहीं, हाँ, फिर भी हमारी पगार भी बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, हम दोनों मिलकर किसी न किसी बहाने दोनों से हर महीने इतना पैसा झटक लेते थे जो हमारे पगार के बराबर होता था। शुरू में हम डरते थे, लेकिन बाद में रमानी बहनों द्वारा मिले धोखे का बदला लेने के लिए यही करते रहे। जब भी हम पैसा झटक पाते तो हमें संतोष संतोष होता जैसे हमने रमानी बहनों से अपना कुछ पैसा वापस ले लिया या और पगार को मिलाकर जल्दी ही हम दोनों ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि जितने की चोट हमें इन बहनों ने दी थी, जिस रोज़ हम दोनों ने जोड़ जाड़ कर यहाँ जाना था, उस दिन खुशी के मारे हम दोनों एकदम पागल हुए जा रहे थे। हम ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कि हमने अपने काम धंधे से अपना पहला बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया। मैंने तभी गणपति बप्पा सिद्धि विनायक को मन ही मन प्रणाम किया और यह प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें ऐसा मौका दें कि हम तुम्हारे चरणों में आकर प्रसाद चढ़ा सकें। मैंने यह बात तुमसे कही तो तुम खुश होकर बोली, सच रे, तू सही कह रहा है, हमें गणपति बप्पा के पास चलना चाहिए। उन्होंने हमें हमारा पैसा वापस दिया। हमारी हालत कितनी अच्छी हो गई है। ये हीरो सीरो भी जिन उनकी कितनी पूजा करते रहते हैं।
उनकी मूर्ति घर में स्थापित करते हैं। ये रहमानी बहनें तो आए दिन वहाँ जाती हैं। जब तक देवी मुंबई के मंदिर भी जाती रहती हैं। देखना कैसे दिन दूना रात चौगुना बढ़ी जा रही हैं। जब तुम बड़ी खुशी खुशी अपनी बात कह रही थी तभी मेरे दिमाग में एक डर भी पैदा हुआ जा रहा था। तुम्हारे चुप होते ही मैंने कहा, लेकिन सैमी मेरे मन में वहाँ जाने को लेकर एक डर है, एक संकोच भी पैदा हो रहा है। यह सुनते ही तुम आश्चर्य से बोली, डर? डर? गणपति बप्पा देवी मुंबई के मंदिर में जाने के कैसा डर, कैसा संकोच? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा, सैमी मन में डर यह है कि हम जिस बात की खुशी पर भगवान के पास जाना चाह रहे हैं कि हमने अपना ठगा गया पैसा वापस पा लिया है, वह तो हम दोनों ने भी एक तरह से ठगे ही हैं। ज़्यादातर झूठ बोलकर ही लिए गए हैं। यह गलत है और भगवान तो गलत काम के लिए सजा ही देते हैं। गलत करने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करते, कहीं वह हम दोनों को भी हमारे पाप के लिए सजा ना दे दे। यही डर है मन में। मेरे इस असमंजस से तुम खींचती भी बोली, तेरे मगज में भी पता नहीं कब क्या आ जाए, कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं क्या क्या भरा है तेरे मगज में, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे आदमी तो गलती करता ही रहता, तभी तो बार बार भगवान के पास जाकर माफ़ी मांगता रहता है, और भगवान इतने दयालु हैं कि उसे माफ़ कर देते हैं। उसे गलतियों को समझने सुधारने के लिए अकल देते रहते हैं। बार बार उसे ठोकर भी देते रहते हैं कि गलतियों से तौबा कर ले। लेकिन जब वह नहीं मानता तब भगवान उसे ऐसे ठोकर देते हैं कि फिर वह कभी नहीं संभल पाता। सुन, अपने साथ हो रहे अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा अन्याय करने जैसा पाप होता है। या तो मैंने महाभारत सीरियल में देखा सुना था। मैं तो समझती हूँ कि हम दोनों ने जो भी किया वह उन दोनों बहनों ने हमारे साथ जो जुल्म किया उसी का हमने जवाब भर दिया है। बस तेरा तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि कब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। छोड़ जाने दे, ज़्यादा माथा पच्ची न कर, जब मन हो तब चले चलना। इतना कहकर तुम मटकती हुई चली गई। तुम्हें कुछ काम याद आ गया था, तुम्हें कुछ काम याद आ गया था। तुम्हारी एक खास आदत थी कि जब कोई बात तुम्हारे मन की नहीं होती थी तब तुम अपनी बात कहकर पैर पटकती हुई फट से चल देती थी। उस समय भी तुमने यही किया। ऐसे में तुम्हारे भारी कूल्हे बड़े तेजी से बल खाते थे। जब से तुमने साड़ी बांधनी शुरू की थी तब से वो मुझे कुछ ज़्यादा ही बल खाते दिखते थे। उस समय भी जब तक तुम दिखती रही तब तक मैं तुम्हें देखता रहा। तुम पर बड़ा प्यार आ रहा था। तुम जब भी तुनक कर सामने से ऐसे जाती थी तो कितना भी भूला रहूं मुझे छब्बी की याद आ ही जाती थी। वह भी जब गुस्सा होती थी तो तुम्हारी तरह पैर पटकती हुई जल्दी जल्दी चलती थी। छब्बी के साथ ही उसकी कई एक बात भी लगी चली आई जिसने मुझे अपने घर बड़वापुर से जोड़कर एकदम वहाँ पहुँचा दिया था। मुझे बड़ी तेज़ याद आ गई वहाँ की, इतनी कि जी किया कि भगवान हनुमान जी की तरफ पलक झपकते उड़कर पहुँच जाऊँ वहाँ। बहुत दिन बाद ऐसी याद आई थी। पूरा बड़वापुर, जंगीगंज, गोपीगंज, ज्ञानपुर सब एकदम आंखों के सामने नाचने लगे। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार का पोखरा, उसके बगल में स्थित भगवान हरिहर नाथ मंदिर, वहाँ स्थापित बाबा भैरवनाथ से लेकर भगवान गणेश तक। कॉलेज में हमको हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब जब कोर्स के अलावा बात करते तो ज्ञानपुर का इतिहास भी बताते। कहते यह बड़ा ही पवित्र और प्राचीन स्थान है ज्ञानपुर। यहाँ शिवलिंग की स्थापना तो द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर आए थे जब, तो उन्होंने की थी। मुझे लगा जैसे गणपति बप्पा ने मुझे वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ अपराध किया क्षमा याचना भी वहीं करो जाकर। मैं अचानक ही बड़ा भावुक होने लगा। ज्ञानपुर क्या पूरे भदोही की ही पिक्चर आंखों के सामने चलने लगी।
चकवा महावीर मंदिर पर हर साल लगने वाला मेला और वहाँ अपने साथ घटी एक घटना भी याद आई। हुआ क्या था कि एक बार तमाम दोस्तों के साथ मेला गया था। मेला चकवा महावीर यानी कि हनुमान जी के दर्शन करने। वहाँ उनके दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, फिर घंटों मेला घूमने के बाद दोस्तों के साथ ही साइकिल से घर वापस आ रहा था। 7-8 साइकिलों पर कई दोस्त थे। आपस में तेज तेज बतियाते मस्ती करते सब चले आ रहे थे। हम सब आधी सड़क घेरे चल रहे थे। पीछे से आने वाली गाड़ियों को रास्ता नहीं दे रहे थे। जब वो हॉर्न दे देकर एकदम सिर पर आ जाते तभी हम उन्हें रास्ता देते। ऐसे ही एक ट्रक वाला बड़ी देर से रास्ता मांग रहा था और हम सब शरारत में किनारे नहीं हट रहे थे, तो उसने अचानक ही ट्रक की गति एकदम तेज कर दी। जब तक हम कुछ समझते हुआ 4-5 साइकिलों में ठोकर मारता हुआ आगे निकल गया। सभी सड़क किनारे जिस गड्ढे में गिरे उसमें पानी था, जलकुंभियाँ थी जो हम गिरने वालों के लिए स्पंज जैसी बन गई। हम कीचड़ मिट्टी में नहा तो गए लेकिन चोट किसी को नहीं आई। इतना ही नहीं, ट्रक वाले को भी न जाने क्या हुआ कि कुछ ही मीटर आगे जाकर वह भी किनारे गड्ढे में पलट गया। वहाँ लोगों का मजमा लग गया। टक्कर मारने वाला ट्रक ड्राइवर, क्लीनर दोनों ही पकड़ लिए गए और पुलिस के हवाले कर दिए गए। आश्चर्य तो यह कि उन दोनों को भी खरोच तक नहीं आई थी। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उनको सूचना पहले ही मिल चुकी थी। छोटी जगहों में यही होता है कि कोई घटना हुई नहीं कि आदमी से पहले घटना की सूचना वहां पहुंच जाती है। अगले दिन अम्मा लेकर हमें परिवार सहित बाबा हरिहरनाथ और चकवा महावीर मंदिर प्रसाद चढ़ाने गई कि भगवान ने हमारे प्राणों की रक्षा की। समीना, जब आदमी बीते दिनों में खोता है तो वह किन किन यादों में खो जाए, क्या क्या सोचने लगे, इसकी कोई सीमा नहीं होती। मैं भी इन्हीं सारी यादों में खोया। सोचने लगा कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो मैं तुमको इन सब जगहों पर एक बार लेकर जरूर जाऊंगा, और घर भी। हो सकता है भाई भाभी सब माफ़ कर दें, अपना ले हमें। मैं अपने सपनों की दुनिया में खोया ही था कि तभी तुम अचानक ही आ धमकी। आते ही मेरे कंधे पर हाथ मारती हुई बोली, अरे तू अभी यहीं तक बैठा है? चल काम कर। तू कभी तय नहीं कर पाएगा कि जाना है कि नहीं जाना है। मैं ही ले चलूँगी तेरे को, कभी समझा? मैं ही ले चलूँगी तेरे को गणपति बप्पा के पास। तुम्हारी बात पर मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुझे तारना मारने के अलावा भी कुछ आता है क्या? जब देखो काम काम, मेरे बिना कोई काम नहीं कर सकती। जब देखो तब सिर पर सवार हो जाती। चल बता क्या है? गणपति बप्पा वहाँ ले जाओगी? तुम ले जाओगी मुझे? तुमने जो जो काम बताए उनमें से ज़्यादातर मैं पहले ही कर चुका था। थोड़े बहुत रह गए थे, उन्हीं के लिए तुम अपना रही थी। मेरे गुस्सा दिखाने पर तुम बोली, देख चल ज़्यादा भाव मत खा। छुटकी का फ़ोन आया, थोड़ी देर में दोनों आ रही हैं। फ़ोन पर ही चटक रही थी कि सारी तैयारी हो गई कि नहीं, गेस्ट कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। तुम इस बात को मुंह टेढ़ा कर जुबान ऐंठती हुई बोली थी। तुम रमानी बहनों पर अपना गुस्सा ऐसे ही उतारती थी। असल में उस दिन हर महीने में 1-2 बार होने वाली रमानी बहनों की वह खास पार्टी थी जिसमें मुश्किल से 10-12 लोग होते थे और रात भर खाना पीना अय्यासी यही सब चलता था। दोनों बहनें जिस बेहयाई बेशर्मी के साथ अपने मेहमानों के साथ ऐश करती थी, हम भी उसी बेहयाई बेशर्मी के साथ पार्टी में शामिल होते थे। पार्टी में हर अय्यासी का हम दोनों अनिवार्य हिस्सा होते थे। उस रात हम दोनों कमाई भी खूब करते थे। पिछली कई बार की तरह तुमने उस दिन फिर कोशिश की कि रमानी बहनें मुझे अपनी हवस का शिकार जरूर बनाए। तुम्हारी कोशिश उस दिन भी सफल हुई। उस दिन तुम हमेशा होशियार रहने वाली छोटी बहन को भी ज़्यादा नशा कराने में कामयाब हो गई थी। तुमने ऐसा किया कि दोनों बहनें
मुझसे हवस मिटाकर बेसुध बिस्तर पर पसर गई। हम दोनों अपने उद्देश्य में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन पार्टी के अरेंजमेंट से जो अच्छी खासी कमाई हुई थी वह सारी की सारी कहीं गिर गई। आखिर हम भी तो नशे में ही थे, भले ही बाकियों से कम। असल में हम दोनों दोहरे नशे में होते थे। एक तो रईस यादव की चमक दमक भरी पार्टी का हिस्सा बनने से हम दोनों एक अलग ही तरह के नशे में चूर होते थे। उस समय हम दोनों खुद को नौकर नहीं, उन रईस यादव की ही तरह होने का एहसास करते थे। उस दिन पैसा खोना ही नहीं, बल्कि एक और भी कष्टदायी बात हुई थी। पार्टी में रात भर तुम जिस रईस यादव के साथ थी, उस कमीने जानवर ने तुम्हें बुरी तरह यातना दी थी। तुम्हें 2 जगह गहरी चोट आ गई थी, जिससे 2-3 दिन चलने में भी तुमको परेशानी हुई थी। होंठ आँख की सूजन खत्म होने में भी 3-4 दिन लग गए थे। कमीना रात भर तुमसे यही कहता रहा कि तुम एक्ट्रेस बिपाशा से भी ज़्यादा सेक्सी और सुंदर हो। तुम मेरे साथ चलो, मेरी मिसेज बनकर हाई फाई लाइफ एंजॉय करो, अपने इस इनक्रेडिबल सेक्सी एसेट को कैश करो। और सुबह ऐसे देखा जैसे तुमसे कभी मिला ही नहीं था। पार्टी के अगले दिन पहले ही की तरह हमने सोचा था कि रमानी बहनें रात में मेरे साथ मिलने के बाद मुझसे थोड़ा संकोच या दब कर रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। होशो हवास कायम होते ही दोनों पहले ही की तरह पेश आई, हमें हमारे दासत्व का एहसास कराती ही नजर आई कि हम दास हैं उनके दास, जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई आत्मस्वाभिमान नहीं है। रंच मात्र को भी यह नहीं लगा कि दोनों उस आदमी के सामने हैं, उससे बात कर रही हैं जिसके साथ रात में दोनों ने पूरी निर्लजता के साथ अपनी हवस मिटाई थी। हम दोनों का वह उद्देश्य फिर रमानी बहनों की निर्लजता में बह गया, जिसे ध्यान में रखकर तुम योजना बनाती और पूरी कोशिश करती थी कि वो दोनों मुझे अपनी हवस का शिकार बनाए, जिससे बाद में जब वो हम दोनों के सामने पड़े तो पानी पानी हो जाए और हम अपना काम निकाल सकें। अपनी योजना के बार बार असफल होने से हम निराश और परेशान हो ही रहे थे कि बहनों की निर्लजता से एक और समस्या खड़ी हुई। अब मैं इन बहनों की हवस का शिकार पार्टी वाली रात के अलावा भी महीने में 5 और 6 बार और ज़्यादा होने लगा। मगर इन सब के बावजूद भी हम दोनों ही आपस में इन बहनों की इस बात के लिए बराबर तारीफ करते हैं कि दोनों चाहे जो भी हों, सुबह से लेकर आधी रात तक 15-16 घंटे भूतों की तरह काम करती हैं। अपना काम करने में कहने भर को भी लापरवाही आलस्य नहीं करती। उनकी इस खूबी की हम सिर्फ बात ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी ही तरह काम करने का पूरा प्रयास भी करते थे। मगर हमारी मेहनत का फ़ायदा सीधे सीधे हमारी मालकिनों को मिलता। हमें तो पगार के अलावा थोड़ा बहुत और मिल जाता था बस, जो वास्तव में मालकिनों की दया होती थी। हाँ, हमारी मेहनत ने इतना जरूर कर दिया था कि दोनों बहनें रमानी हाउस की हम दोनों के बिना कल्पना भी नहीं कर पाती थी। और हाँ, इन सब के साथ ही पैसों पर हमारी हाथ की सफाई भी चलती रही। यह काम हम अपने कामों में शामिल एक और काम की तरह ही करते जा रहे थे। एक दिन अचानक ही तुमने बताया कि इन बहनों का भाई अमेरिका से अपने परिवार के साथ आ रहा है। उसके स्वागत के लिए अगले दिन ही तैयारियां शुरू हो गई। मैं आश्चर्य में था, तुम मुझसे ज़्यादा उस लड़के को जानती थी, क्योंकि मुझसे पहले से थी वहाँ। तुमने वह सब देखा था कि कैसे इस लड़के ने धोखे से अपने बाप की पीठ में छुरा भोंक कर उनका व्यवसाय हड़प लिया था। बेटे से मिले इस आघात से वो ज़्यादा दिन अपना जीवन तो नहीं बचा पाए थे, लेकिन अपने बचे कुचे बिजनेस को इन दोनों बेटियों के सहारे ही दोबारा खड़ा कर दिया था। इन बहनों ने अपने फादर के लिए, अपने लिए जो किया वो बेमिसाल है। मुझे आश्चर्य इस बात का था कि
ये बहनें जो पहले इस भाई को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, आज उसी भाई के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हैं। उसके स्वागत के लिए हम दोनों को क्या क्या नसीहतें नहीं दी गई, क्या क्या नहीं किया गया, कहा नहीं गया कि ये करो वो करो। ऐसी नसीहतें उन्होंने पहले कभी नहीं दी थी। और जब वह भाई आया तो इन बहनों ने उसे सिर आंखों पर बैठाया। उसके साथ उसकी अमेरिकन पत्नी भी थी। सब 15 दिन तक रुके रहे। हमने यह समझा कि वह घूमने आया, लेकिन नहीं, वह बिजनेस के लिए आया था। बहनों ने भाई के साथ मिलकर बिजनेस को नए रास्ते पर डाला। भाई के जाने के बाद एक परिवर्तन और हुआ कि हम दोनों को बहनें आपसी बातचीत भी अंग्रेजी में ही करने को कहती, बराबर बताती, समझाती भी रहती। अमेरिका वापस जाने के बाद भाई रमानी बहनों की फैक्ट्री का माल और बड़े पैमाने पर मंगाने लगा। मैं और तुम यही नहीं समझ पा रहे थे कि यह बहनें हम दोनों के अलावा और पढ़े लिखे बंदे क्यों नहीं रख रही हैं। भाई देखने बात करने में रमानी बहनों सा ही चालाक था। जितने दिन रहा काम में वह भी भूतों की ही तरह जुटा रहा। उसकी अमेरिकन पत्नी को शुरू में तो हम यही नहीं जान पाए कि ये उसकी कर्मचारी है या दोस्त है या पत्नी है, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर क्या है यह। जब वह दोनों हंसते बोलते तो लगता है जैसे दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ता है, लेकिन काम के समय कभी भाई बॉस लगता है तो कभी उसकी पत्नी, जिसका पूरा नाम इमेल्डा ब्राउन रमानी था। भाई उसे इमेल्डा ही पुकारता था। उसके 2 बेटे, 1 बेटी थी। तीनों के नाम नील, जय और सुभांशी रमानी था। उसकी पत्नी परियों सी खूबसूरत थी। 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखकर लगता जैसे किसी सीनियर क्लास की स्टूडेंट है। भाई उसके पूरे परिवार ने भारतीयता से पूरी तरह छुट्टी ले ली थी। खाना पीना, कपड़ा, रहना सहना सब कुछ एकदम अमेरिकन। उसकी पत्नी को छोटे छोटे तंग कपड़ों में देखकर मैं बड़ा नर्वस हो जाता था। दैयोग से उसे कहीं भी ले आने की ड्यूटी हमारी तुम्हारी ही थी। मुझे बड़ी घबराहट होती थी कि ये कहीं मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए, जिससे मुझे लेने की देने न पड़ जाए। घबराहट इसलिए भी ज़्यादा होती क्योंकि उसके खुले बदन को न देखने की मैं लाख कोशिश करता, लेकिन मेरी नज़र उस पर पड़ ही जाती, फिसल ही जाती। फिर यह हरकत तुम्हारी पकड़ में आ ही जाती थी। तुम्हारी नज़र से मेरी एक भी हरकत नहीं छिप पा रही थी। रात जब तुम बात करती तो मुझे आगाह जरूर करती। मैं इमेल्डा की तारीफ करता हुआ उसके किसी अंग का जिक्र कर देता तो तुम मुझ पर टूट पड़ती, बड़ा बिदकती हुई कहती, सुन, ख्वाब में भी तू उसके पैर की धूल भी नहीं छू सकता। देखने को तो और लोग भी उसे देखते ही हैं और देख ही लेते हैं। वह इतनी नाजुक है कि छुई मुई यानी सिमोसा पुडिका से भी चोट खा जाए। तूने कहीं भूल के भी अपने पत्थर से जिस्म से उस छुई मुई को छू भी ले लिया तो वो यूं ही बिखर कर आवाज़ हो जाएगी, समझा? इसलिए उसकी तरफ नज़र मत डाल, वो छुई मुई से भी ज़्यादा नाजुक है। मेरी समझ में नहीं आता कि तू विलेन किंग बनने का भूखा है या फिर नई औरतों का। मुझसे मिलने से पहले इतने दिनों तक छब्बी के साथ रहा, उसके पहले कितनी औरतों को भोगा तू खुद ही बताता है कि तुझे यह भी याद नहीं कि कितनी औरतें भोग चुका है। यहाँ रमानी बहनों जैसी अमीर खूबसूरत लड़कियों को इतने दिनों से भोग रहा है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता औरतों से। अब भरी दोपहरी हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, घर हो या बाहर, हर समय उस अमेरिकन को भोगने का दीदा फाड़ फाड़ के सपना देखता रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मर्दों को औरतें खाली भोगने के लिए ही दिखती हैं। भोगते जाते हो, भोगते जाते हो, भोगते ही रहते हो।
फिर भी तुम लोगों का पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? समीना, तुम्हारी बातें एकदम सही थी, इसीलिए मुझे कड़वी लगी। मैंने तुम्हारी सच बातों को मानने के लिए बजाय प्रतिकार करते हुए कहा, उसी मिट्टी के जिसकी तू बनी है। हाँ, तेरी अकल ज़्यादा मोटी मिट्टी की बन गई है, इसीलिए मामूली सी बात भी तुझे समझ में नहीं आती। तो तू बितकती हुई बोली, अच्छा तू बड़ी पतली अकल का है ना, तो चल जरा समझा वो मामूली सी बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही। आज मैं समझ कर रहूँगी तेरी पतली अकल की सारी बातें। यह कहते हुए तुम एकदम अड़कर बैठ गई मेरे सामने। बात टालने की मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई तो मैं बोला क्या, उन्हीं प्रोफेसर साहब की बात दोहरा दी जो उम्र में हम छात्रों से 4-6 साल ही बड़े थे और हम लोगों से क्लास के बाहर दोस्तों की तरह मिलते बोलते बतियाते थे, हर तरह की बातें। लेकिन छात्रों को हद से बाहर होते देखते ही उन्हें ठेल कर हद में करने में भी देर नहीं लगाते थे। उनकी बातों में इतनी ताकत होती थी कि जब हम उनसे नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे, तब हम उनसे नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। अक्सर खाना पीना भी साथ होता। एक बार बाग में हम दोस्तों ने हाड़ी यानी मटकी में मुर्गा बनाया। नान, रोटी, सलाद, चटनी, पापड़, नींबू होटल से लिया। सब कुछ खास तौर से प्रोफेसर साहब के लिए किया गया था। उनके लिए अक्सर ऐसी पार्टी हम लोग करते रहते थे जिससे वो एग्ज़ाम में हमारा खास ध्यान रखें। उस दिन भी एक साथी उनको मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले आया तो मोटरसाइकिल से उतरते ही सांवले बादलों से भरे आसमान की ओर सर ऊपर कर एक नज़र देखकर बोले, लगता है इस बार मानसून समय से बरसना शुरू कर मौसम विभाग की लाज रख लेगा। उनको लाने वाले साथी ने भी एक नज़र ऊपर देखकर उनके सुर में सुर मिलाया, अब की पक्का समझिए सर। बैठने का इंतजाम एक बहुत बड़े से आम के पेड़ के नीचे किया गया था। वह एक कलमी आम का पेड़ था, बहुत घना। उसके कई मोटे तने मुख्य तने से लगे दूर तक चले गए थे। बाग में अमरूद, कटहल, पाकड़, जामुन, शीशम के अलावा करीब 150 पेड़ थे। सब कुछ मिलाकर 6 बीघे से बड़ी उस बाग में आम्रपाली प्रजाति के पेड़ ज़्यादा थे, जिनमें उस समय भी आम लदे हुए थे। दूसरे एक घने पाकड़ के पेड़ के नीचे पड़ी मड़ई के सामने एक बसखटी चारपाई पर बाग का रखवाला लाठी लिए बैठा था। खाने में एक हिस्सा उसे भी मिलना था। खाना मटकी के बर्तन में पकाया और परोसा भी गया। खाना मिट्टी के बर्तन में पकाया और परोसा भी गया। यहाँ तक कि पानी भी कुल्हड़ में पिया गया। पानी भी मटके का था। हमने प्रयोग यह किया था कि एक साथी सुबह ही नया मटका लेकर वहाँ गया और बाग के ट्यूबवेल के ताज़े पानी से मटके को भरकर ज़मीन में गाड़ दिया। जब 6 घंटे बाद खाने के समय पानी हुआ पिया गया हुआ पानी, तो उसमें खास तरह की भीनी भीनी सौंधी खुशबू थी। खाने से लेकर पानी तक में मिट्टी की सौंधी खुशबू ने प्रोफेसर साहब को अभिभूत कर दिया था। खाने के बाद मुंह में बढ़िया मगही पान दबाते हुए वह बोले, बहुत स्वादिष्ट मुर्गा बनाया तुम लोगों ने भाई, और उससे भी कहीं ज़्यादा मन से खिलाया। ऐसे वातावरण में ऐसे खाने का जैसा सुख महसूस कर रहा हूँ, ऐसा सुख न 5 स्टार होटल में मिलेगा और ना ही घर में। इतना कहकर कुछ देर हुआ। कुछ सोचने के बाद अचानक ही उन्होंने पूछा, अच्छा क्या तुम लोग यह बता सकते हो कि जीवन का तीव्रतम सुख क्या है? क्यों, तीव्रतम सुख क्या है जीवन का? उनके इस प्रश्न से हम सब के सर चकरा गए कि सुख तो सुख होता है, ये तीव्रतम, मध्यम, न्यूनतम सुख ये क्या भला है? लेकिन उन्होंने हमारे सर ज़्यादा देर नहीं चकराने दिया। स्वयं उत्तर देते हुए कहा, देखो
जैसे अभी इस स्वादिष्ट खाने से मुझे एक तृप्ति मिली, उससे मैं एक खास तरह के सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने में अच्छा खासा समय व्यतीत हो गया, जबकि काम क्रीड़ा की चरम परिणति तीव्रतम सुख है। कुछ ही क्षण में मिला। वह सुख आदमी को कुछ पल के लिए ही सही समाधि की स्थिति में पहुंचा देता है। एक बात और कि आदमी की भोजन और काम वासना की भूख कभी समाप्त नहीं होती। आवश्यकता होने पर, महसूस होने पर आदमी दोनों को मन भर कर प्राप्त करता है। उस समय तृप्ति महसूस करता है, मगर कुछ समय बाद वह फिर से प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। तो अगले हफ्ते फिर यही व्यवस्था करो। उस समय बारिश भी होती रहेगी तो आनंद 2 गुना हो जाएगा। इन्हीं पेड़ों से एक तिरपाल बांध लिया जाएगा। खूब होती बरखा, इन हरे भरे विशाल वृक्षों की असंख्य पत्तियों पर गिरती असंख्य बरखा बूंदों से उत्पन्न अद्भुत प्राकृतिक वाद्य यंत्री संगीत से अभिभूत होते हुए भोजन का आनंद लिया जाएगा। और उस दिन टर्की बनाएंगे, टर्की। सब लोग मेरी गाड़ी में आओगे। वह दावत मेरी तरफ से है, इसलिए तुम लोग अपनी जेब से एक पैसा नहीं निकालोगे। और सच बताऊं, प्रोफेसर साहब का अनुमान सही निकला। टर्की की दावत मज़ा सब बारिश में ही लिया गया। लगातार होती रिमझिम बारिश में तो समझी मेरी चम्मक चल्लो, पेट भी भरता है, मन भी भरता है, तीव्रतम सुख भी मिलता है। लेकिन बाद में फिर वही हाल। इसलिए कैसे भी हो जल्दी जुगाड़ करो ना, समझी, जल्दी जुगाड़ करो। इमेल्डा चली गई तो तुम बड़ी देर से मुझे सुन रही थी। मेरे इतना कहती ही तुम बीच में ही झल्लाती हुई बोली, बाज आई मैं तुम्हारी भूख से, समझे। अब तेरे लिए कोई जुगाड़ वुगाड़ करना तो मेरे बस का नहीं रहा। तेरे लिए तो मैं ही परमानेंट जुगाड़ बन गई हूँ। जितना तीव्रतम सुख लेना है ले ले, नहीं तो मुझे सोने दे। या कहते हुए तुम मेरे ही पैरों पर सर रख कर लेट गई। रमानी बहनों का या पिता हंता भाई परिवार सहित वापस चला गया। तब भी मैं अक्सर तुमको छेड़ने के लिए इमेल्डा की सुंदरता की बात जरूर करता। समीना, सच यह था कि उसकी सुंदरता परियों सा उसका बदन मेरे हृदय में इतना गहरे समा गया था कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। खाते पीते, बात करते, सोते जागते, या सहवास करते जो तुम मेरे साथ होती थी। सही कह रहा हूँ, सोते जागते या सहवास करते जब तुम मेरे साथ होती थी, उस समय भी लेकिन मेरा मन इमेल्डा के पास होता था। अंदर ही अंदर मैं उसके लिए चटपटा उठता था। मेरी इस मानसिक स्थिति का प्रभाव मेरे चेहरे, मेरे कामों पर साफ दिख रहा था। इतना साफ कि तुमने 2-3 दिन में ही सही पढ़कर टांट मारते हुए कहा था, ये गोरकी जब से गई तब से तो तुमको एकदम बुझा दिया कि बाती के नाई करियाए जा रहे हो। समझे बिलन राजा, वो ख्वाब है, ख्वाब, समझे। वो तो कभी ख्वाब में भी नहीं जान पाएगी कि यहाँ तुम उसके ख्वाब में करियाए जा रहे हो, इसलिए बौराए जा रहे हो। जो करना है उमा ध्यान लगाओ। उसके साथ ही तुम उसे गोरकी कह कर कई दिन अपशब्द कहती रही। तुम्हारी इस हरकत से एक दिन में बहुत गुस्सा हो गया। तब तुमने उसका नाम लेना बंद किया, उसे गोरकी कहना बंद किया। लेकिन हमारी ज़िंदगी में दुश्वारियों के आने का रास्ता रमानी बहनें और चौड़ा और सुगम बनाती जा रही थी। भाई के जाने के 2 महीने बाद ही दोनों बहनें भी उसके पास 15 दिनों के लिए अमेरिका चली गईं। पूरा रमानी हाउस हमारे सहारे था। धंधा किसके सहारे था इसका तो हमें पता ही नहीं था। ऑफिस का एक सीनियर बंदा डेली रमानी हाउस जरूर आता था। वह बहनों का विश्वास पात्र एवं मुँह लगा था। जब आता तो पूरे घर को देखता, हमारे भी हाल चाल लेता और चला जाता। उसके आने का कोई निश्चित टाइम नहीं था।
भाई के इंडिया आने की शुरुआत के साथ ही एक काम और हुआ कि अब हम हर दूसरे तीसरे महीने ये बहनें अमेरिका जाने लगी और घर में जो पार्टी हर महीने में 2-3 बार होती थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। जल्दी ही या 1.5-2 महीने के अंतराल पर होने लगी, लेकिन बहनों की निर्लजता जरूर बढ़ती जा रही थी। अमेरिका का चक्कर लगाने के साथ ही यह ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी। इन सारे क्रियाकलापों के साथ सबसे बड़ी बात यह रही कि देखते देखते बहनों का कारोबार कुछ ही समय में 8-10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अचानक ही सुनाई देने लगा कि दोनों बहनें भी अमेरिका की नागरिकता ले रही हैं, वहाँ की नागरिकता लेने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्दी ही यह बात सच साबित हो गई। इस बीच हम दोनों ने रमानी बहनों के चलते जितनी रकम गंवाई थी उससे करीब दुगनी रकम जमा कर ली थी। लेकिन हम दोनों ने जितनी रकम गंवाई थी उससे करीब दुगनी रकम जमा कर ली थी, लेकिन 1000 इच्छाओं कोशिशों के बाद भी अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे थे। रमानी बहनें हमारी प्रेरणा बनी हुई थी। उनसे प्रेरणा मिलती रही, उनसे मिलती प्रेरणा हमें सोते जागते 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती थी। मगर सुंदर डिम्बा की तरह ये बहनें भी हमें हर कदम पर सबसे बड़ी बाधा की तरह सामने खड़ी मिलती। हमारे कदमों की बेड़ियां इन बहनों ने करीब करीब महीने भर बाद फिर एक धमाकेदार पार्टी की। इसका आयोजन रमानी बहनों ने अपनी एक 15 दिवसीय अमेरिका यात्रा से वापस आने के हफ्ते भर बाद किया था। इस बार एक अमेरिकन साथी भी साथ था, बाकी सब यहीं के थे। मगर पहले की पार्टियों की तरह इस बार आधे नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग चले गए। अमेरिकन लेडी बहनें 5 लोग और थे। हम दोनों सदैव की तरह पार्टी का अनिवार्य हिस्सा थे। इस पार्टी में अमेरिकन लेडी ने शराब के साथ न जाने कौन सी ड्रग्स दी सबको कि कईयों की जान जाते जाते बची। खुद उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस दिन तुमने न जाने कैसे सबसे आंख बचाकर खुद नाम मात्र को ही नशा किया था। तुम्हारा प्लान उस दिन कुछ और ही था, लेकिन सबकी खराब तबीयत ने तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। मगर तुम्हारी वजह से जान सबकी बच गई। मैंने ड्रग्स नहीं ली थी तो सुरक्षित मैं भी था। रमानी बहनों ने उसी समय कान पकड़ लिए कि अब ऐसी पार्टी कभी नहीं होगी, बस पीना है और पीकर सो जाना है। लेकिन उनके इस फैसले के साथ ही मेरी मुसीबत बढ़ गई। बड़ी वाली आए दिन पीने के बाद सोते समय बुला लेती, कुछ दिन बाद छोटी भी बुलाने लगी, मगर वह 1.5-2 महीने के अंतराल पर बुलाती थी। इन सब के चलते हमारे तुम्हारे बीच खटास पैदा होने लगी। जब आधी रात के बाद मैं कमरे पर पहुंचता तो तुम इंतजार करती मिलती। तुम्हारी आंखों से आंसू टपकते देखता तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता तो तुम न हाथ लगाने देती, न कोई बात करती, ताना मारती। रवानी बहनों को गंदी गंदी गालियाँ देती भी कहती, जा उन्हीं की बरसाए में घुस जा, मेरे पास क्यों आया है, मैं तेरी क्या लगती हूँ। मैं अपनी मजबूरी बताता तो तुम मानने के बजाय कहती, तू खुद ही यही चाहता है इसीलिए इशारा मिलते ही भाग जाता है कमीनियों के पास। मैं कहता कि किया धरा तो सब तुम्हारा ही है, पहले तो तूने ही उनके सामने मुझे पहुंचाया। तूने ही कितनी कोशिश की कि ये बहनें मुझे अपने साथ लें, लेकिन तुम ठहरने वाली तो थी नहीं, तो बिना रुके ही तुरंत जवाब देती थी। तब मैंने कुछ और सोच कर किया था, मगर जो सोचा था वह तो कुछ हो ही नहीं पाया। या दोनों तो मस्ती भी करती हैं, आगे भी बढ़ती जाती हैं, हम बस इनकी सेवा ही करते रह जाते हैं।
हमें गुलाम से बदतर बना दिया है। हमारा नाम, हमारा शरीर भी हमारा नहीं रह गया, कुछ भी हमारा नहीं रहा। एक बार जब मैंने कहा कि जो काम तुम्हारी योजना, तुम्हारी कोशिशों से हुआ, जिससे मैं केवल एक पुर्जे की तरह तुम्हारे हाथों प्रयोग हुआ, तो ऐसे काम की जिम्मेदारी तुम मुझ पर थोपने पर क्यों तुली हुई हो? मैं तो काम तक ही सीमित रहना चाहता था, लेकिन तू ही नई नई योजना बनाती और आगे आगे घुसती गई, साथ ही मुझे भी उनके सामने चारा बनाकर डालती गई। अब जब उन दोनों को तुम्हारा यह चारा पसंद आ गया है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। मेरा यह कहना था कि तुम एकदम भड़क गई। तुमने मुझे चारा बनाया अपना स्वाद पूरा करने के लिए। यह बात तुम्हें मिर्ची की तरह लगी। एकदम भड़कती हुई बोली, लगता है तेरा दिमाग इन बहनों के साथ सो कर फिर गया है। मैं स्वार्थी नहीं हूं, स्वार्थी वह दोनों हैं। उनका असर तुझ पर भी आ गया है। मैं खूब अच्छी तरह समझ रही हूं कि अब तू मुझसे ऊब गया है। तुझ पर उन दोनों की गोरी चमड़ी का नशा चढ़ गया है और पैसा कमाने का तूने कोई और रास्ता ढूंढ लिया है। सब अकेले ही कमाना चाहता है। समीना, मुझे तुम्हारी यह एकदम झूठी बात बहुत बुरी लगी। तुम्हारा यह आरोप मैं सहन नहीं कर पाया तो मैं भी बिगड़ गया। तुम्हारे ही अंदाज में बोला, स्वार्थी तो लगता है तू हो गई है। रास्ता तूने नया पकड़ लिया है और या फिर ढूंढ रही है। इसीलिए उस दिन खुद पीने के नाम पर तो लगता है केवल अपने कपड़ों पर छिड़क ली थी बस, और मुझे जमकर पिलाकर उस अमेरिकन के सामने चारा की तरह डाल दिया। लेकिन उस दिन तुम्हारी योजना क्या थी? बार बार पूछने पर भी आज तक नहीं बताया। तुम्हारी बदकिस्मती से सबकी तबीयत न खराब होती तो तू आज न जाने कहाँ होती। मैं सख्त बातें बोलता ही चला गया तो तुम रोने लगी। रोते रोते बोली, गुस्से में थी इसलिए बोल दिया। इतना भी नहीं समझता? कुछ समझाने के बजाय उल्टा ताव दिखा रहा है। धन्यवाद मित्रों, से अगले भाग में।